भारतीय रियल एस्टेट में साल 2012 से 2021 तक 49.4 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। इसमें जहां 36% डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, तो वहीं 64% फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी दो तिहाई हिस्सा है। इसे साल दर साल देखें तो इजाफा ही देखने को मिला है, लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं हैं। पहले कोरोना की 3 लहर ने बुरी तरह से झटका दिया और अब रूस यूक्रेन की टेंशन ने अनिश्चितता का माहौल बना दिया है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव के तौर पर देखने को मिल रहा है। क्रूड अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि घरेलू और विदेशी निवेशकों के मन में भारतीय रियल एस्टेट को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ अमित गोयनका हैं, जो एमडी हैं निसेस फाइनेंस में और आर्थिक मामलों पर बेहतर पकड़ रखते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोरोना की मार से संभल ही रहे थे कि रूस यूक्रेन की टेंशन आ गई। क्रूड आसमान छू रहा है, रुपया रसातल में है। वॉर से अनिश्चितता का असर पूरे यूरोप, यहां तक कि अमेरिका में भी दिख रहा है। जाहिर है विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे में भारतीय रियल एस्टेट में विदेशी निवेशकों का रुख कैसा देख रहे हैं आप? एकदम सही फरमाया आपने दीपक जी। और सारे दर्शकों को मेरा मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं। इस समय जो एक अनिश्चित माहौल जो पैदा हुआ है यूरोप में इस युद्ध के चलते, इसका अनिवार्य तरीके से हमारे रियल एस्टेट पर भी इम्पैक्ट आना आएगा ही कोई ना कोई तरीके से। हम हमेशा ये कहते आए हैं कि चाहे हम 2008 में कहते या आज भी हमने 2 साल पहले कहा कि जो भी होता है विश्व में उसका भारतीय रियल एस्टेट पर सीधा असर नहीं होता, मगर ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। तो ये हमने देखा है कि बाहरी जो भी घटनाएं हैं उसका रियल एस्टेट पर और निवेशकों पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर होता है। इसका अगर आप सीधा मुद्दा लें तो सबसे पहले आपने सही बताया कि तेल के जो दाम है वो अब ये अपेक्षा है कि सरकार अब तेल के दाम बढ़ाएगी ही, और ये अब चुनाव खत्म होने के बाद तेल के दाम बढ़ना जरूरी हो गया है। जो हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, ये बढ़ते ही एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 200 रुपया स्क्वायर फुट तक बढ़ सकती है। इसका कई सारे कारण हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, कमोडिटी प्राइसेस जैसे सीमेंट और इत्यादि बाकी इनपुट प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और डॉलर का महंगा होते देख बाकी जो इम्पोर्टेड मटेरियल्स हैं, फिट आउट्स हैं और जो बाकी चीजें हैं उसका भी दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो होता है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे आएगा। इसका मतलब जो है वो आउटपुट प्राइस या अपनी खरीदारी पर उसका इम्पैक्ट आना ही है। दूसरी बात जो है कि जहां तक निवेशकों का सवाल है, तो आपने बताया कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है पिछले 10 सालों में, और अगर हम पिछले 4-5 सालों का आंकड़ा ले तो ये निवेश का रकम बढ़ता ही गया है। तो 5 बिलियन डॉलर, 6 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर की रकम एफडीआई के बतौर हर साल रियल एस्टेट में आती रही है। मगर इस समय जो माहौल है वो कॉशन का है, वो एक सचेत माहौल बन गया है। निवेशक नहीं चाहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में डायरेक्ट कोई एक्सपोजर ले। अपने होम मार्केट्स में अपने ही करेंसी में अपना रुपया बचा के रखना चाह रहे हैं। इस हिसाब से दो चीजें हो रही है, एक तो रिटर्न्स कम हो जाएंगे क्योंकि अगर आपके प्राइसेस कम हो रहे हैं, उछाल कम हो रहा है प्राइसेस में, तो रिटर्न्स पे प्रेशर आता है। दूसरा, आपका इनपुट प्राइस बढ़ रहा है, मतलब आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपका बाइंग प्राइस बढ़ रहा है, तो मतलब मार्जिन पे अच्छा खासा प्रेशर बना रहेगा। हम्म। ओवरऑल इन्वेस्टर रिटर्न्स इससे कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल। थोड़ा सा अब इस समय कॉशियस एक माहौल बन चुका है। अमित जी, निवेश में बड़ा फैक्टर है आरओआई। हाल ही में नाइट रैंक इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट को देखें तो उनके पीरी 100 इंडेक्स में भारतीय शहरों का नंबर 90 के बाद आ रहा है। एप्रिसिएशन के मामले में मॉस्को, दुबई, सैन डियागो जैसे शहर हैं जहां 30 से 40% का एनुअल चेंज दिख रहा है। दूसरा, आप अक्सर कहते हैं कि विदेशी निवेशक रूल बुक को लेकर भी चिंता जाहिर करते हैं कि निवेश को आसान बनाने की जरूरत है। क्या ये वजह काफी नहीं है निवेशकों को सोचने पर मजबूर करने के लिए? देखिए दीपक जी, जहाँ तक रिटर्न्स की सवाल है तो आप सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं देख सकते हैं। उसके हर कंट्री का एक अफिलिएटेड रिस्क है। तो अगर चाहे मॉस्को हो या चाइना हो या कोई और के चाइना की कोई सिटी हो, तो हर शहर का अपना एक रिस्क प्रोफाइल होता है, एक देश का एक रिस्क प्रोफाइल होता है। और इन्वेस्टर जनरली जो है वो ग्रोथ इकोनॉमीज में जाना चाहता है। हम ये जानते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आउटलुक 7%, 8% से ऊपर है। बाकी उतना ग्रोथ दिखता नहीं है। तो अगर ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली आगे जाके दाम बढ़ेंगे, कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो सिर्फ एक आरओआई डेटा जो एक, एक एक सीमित समय के लिए निकाला गया है, उसके आधार पर ये निश्चित करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है। मगर अगर हम सिर्फ पिछले 12 महीने के अगर हम आंकड़े देखें
तो निश्चित तौर पे मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में हमने जाना है कि 12 से 25% की बढ़ोतरी हुई है दामों में। इन्वेस्टर्स का अच्छा पैसा बन पाया है इस समय। काफ़ी हद तक बाइंग सेलिंग हुई है। सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट ओवरऑल अगर पिछले 2-5 साल का अगर आउटलुक लें, तो जनरली विदेशी निवेशक निवेशक जो है वो 5 साल, 7 साल, 10 साल का आउटलुक लेते हैं और हमने देखा है कि जो इन्होंने रीट्स में इन्वेस्ट किया और ज़्यादा करके जो अपने $50 बिलियन के निवेश की बात करते हैं, उसमें काफ़ी बड़ा जो हक है वो रीट्स की तरफ गया है। तो रीट्स का परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है। 10, 12, 15% का सालाना रिटर्न कमा पाए इन्वेस्टर्स, जो बहुत ही हेल्दी रिटर्न माना जाता है इंडिया के लिए। तो मुझे इस लिहाजे में इतनी उसमें चिंता नहीं है। दूसरा अगर यहाँ पे आज भी इंटरेस्ट कॉस्ट देखें, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। ग्लोबली इंटरेस्ट कॉस्ट 0 के या शून्य के बराबर हो चुके हैं। किसी को बैंकों में या डिपॉजिट्स में या अन्य बॉन्ड्स में इतने रिटर्न नहीं मिल रहे। तो अगर अपने देखें तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आज भी इंडिया में काफ़ी फेवरेबल हैं। इसके लिए बॉन्ड इश्यूएंसेस आज भी ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। हमने देखा है रीट्स को भी रीफाइनेंस करते हुए हाल ही में। तो डेफिनेटली इंडिया की स्टोरी वैसे तो बरकरार है, मगर अभी ये जो बाहरी माहौल तय हुआ है उसकी वजह से डेफिनेटली एक सामान्य तौर से कॉशन है। अमित जी, बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या लोन महंगे हो सकते हैं, फिर चाहे प्रोजेक्ट फंडिंग की बात हो या फिर आम घर खरीदार के लिए होम लोन की बात हो? इस समय जो एक इंटरेस्ट रेट और एक इंटरेस्ट एनवायरनमेंट है वो बहुत फेवरेबल है और कोविड के बाद सरकार ने काफी लिक्विडिटी अवेलेबल कराई बैंकों के थ्रू, एसएमईज के लिए, काफी अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम वगैरह भी। मगर अब वो सस्टेनेबल नहीं लगता, बिकॉज एक तो क्या है कि तेल के दाम बढ़ते ही इन्फ्लेशन आना अनिवार्य है, क्योंकि सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का बढ़ेगा, कमोडिटीज के प्राइस बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन थोड़ा राइज होगा। इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना अब इनएविटेबल हो गया। काफी हद तक आरबीआई ने और सेंट्रल बैंक ने एक अकोमोडेटिव स्टैंड रखा है। पॉलिसी रेट्स ने लगभग अनचेंज रखे हैं और काफी समय तक रखा है एक रिवाइवल के लिए, इकोनॉमी रिवाइवल के। मगर अब ये जो इन्फ्लेशन का जो एक माहौल बन रहा है उसको कंटेन करने के लिए मेरे को लगता है अब ये अकोमोडेटिव पॉलिसी नहीं चल पाएगी। मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर में, तिमाह में ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, चाहे वो 25 पैसे या 50 पैसे बढ़े। 0.25% या 0.5% तक की इंक्रीमेंट का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल, यानी बड़ी बातें जो निकल कर आ रही हैं कि क्या रूस यूक्रेन संकट भारतीय रियल एस्टेट में निवेश को प्रभावित करेगा? तो जैसा कि अमित जी ने कहा कि थोड़ा बहुत प्रभावित भले ही हो, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि आयात प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, लिहाजा घरों की कीमत जरूर बढ़ती हुई दिख रही है। तो बहुत शुक्रिया अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में अपनी राय देने के लिए।